हेलो बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। ठीक है, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? मेंडल ने अपने एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। ठीक है, किसी ने पूछा कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या है, तो क्या कहोगे? मेंडल ने जो एक संकरण क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस जो किए थे, उनका जो कंक्लूजन है यानी जो उनका निष्कर्ष आया, उन्हीं को हमने नियम कह दिया है। इसके 3 नियम होते हैं मुख्यतः रूप से। पहला है प्रभाविता के नियम, दूसरा है कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, कारकों के पृथक्करण यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, स्वतंत्र अपहरण का नियम, ठीक है, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। ठीक है, जिसमें से ये काफ़ी मेन है। इसके अलग से भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है। क्या है हमारा प्रभाविता का नियम? ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें हम बताएंगे प्रभाविता के नियम के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए, यानी क्या इसका मेन कंक्लूजन था, इसको हम देखेंगे। तो इसमें कहा मैंने लक्षणों का नियंत्रण इकाइयों द्वारा होता है जिन्हें कारक कहते हैं। यानी जो पहले था कि पहले जो फिनोटाइप यानी पहले जो लक्षण इधर उधर यानी जो उनका कंट्रोल करता था, तो उसकी जो इकाई उसकी जो यूनिट है उसको हम फैक्टर बोलते थे। क्या बोलते थे? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर यानी कारक। ठीक है, ये मेन है कि पहले कारक बोलते थे, बाद में जब हम क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे इसी कारक को हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी कारक को हम जीन बोलते हैं। अब दूसरा हमारा है कारक जोड़े में पाए जाते हैं। जो कारक हैं जो हमारे फैक्टर हैं वो कैसे पाए जाएंगे? पेयर में। ठीक है, तीसरा है असमान कारकों वाले जोड़े में एक सदस्य प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। यानी कोई मान लो कोई असमान, ये मान लो एग्जाम्पल में असमान कारक है, देखो एक जैसे तो है नहीं, अलग अलग है ना, तो असमान कारक है। तो इनमें से जो ये है ये टॉल यानी ये डोमिनेंट रहेगा जिसका प्रभाव होगा दूसरे के ऊपर, और ये जो है ड्रॉप इसका प्रभाव नहीं होगा। कैसा होगा? ये अप्रभाव यानी रेसेसिव। तो हमने प्रभाविता के नियम ने पढ़ा कि जो इकाई होती है उसे हम कारक बोलते हैं यानी फैक्टर, और फैक्टर जो है पेयर में पाए जाते हैं। और कोई भी असमान कारक हैं जो कि पेयर में हैं तो उनमें एक सदस्य प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। ठीक है, अगला है हमारा कारकों के पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसमें हम लिखेंगे प्रथम पीढ़ी यानी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। जैसे कि हमने एक संकरण में देखा था, जब हमने F1 जनरेशन करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो जो हमारा F1 जनरेशन का रेशियो आया वो कैसा था? यानी सब सेम था, इसमें कोई रेशियो ही नहीं था। इसमें मैंने कहा सब एक ही जैसे लक्षण वाले कारक प्रकट हुए थे। ठीक है, अब दूसरा जब हमने दूसरी पीढ़ी हमने F2 जनरेशन करवाया तो हमने उसमें फिनोटाइप रेशियो देखा 3:1 है और जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है। तो इन्हीं दोनों के अनुसार यह नियम बताया गया है कि प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। जैसा कि हमने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक संकरण में, ठीक है, किसमें? एक संकरण में हमने ये देखा था। ठीक है, और फिर दूसरी पीढ़ी के संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है यानी सिग्रीगेशन हो जाता है। इसमें सब एक जैसे होते हैं। और फिर दूसरी पीढ़ी में हमने कहा था 3:1 जो कि लक्षण प्रारूप का अनुपात है यानी फिनोटाइपिक रेशियो है, और जीनोटाइप रेशियो में है 1:2:1। आप अगर देखेंगे जब मैंने एक संकरण करवाया था तो उसमें यह बिल्कुल ही आसानी से बताया गया है कि कैसे ये पृथक्करण हो रहे हैं। क्लियर है इतना? अब दूसरा है प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होते। नहीं, जो है हमने कहा कि प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ साथ रहते हैं, तो क्या इनका मिक्सर हुआ है? क्या ये मिक्स हुए हैं? क्या नहीं ना, इनका जो फिनोटाइप है वो कैसा आएगा? टॉल होगा। यही मुझे बता रहा है कि
यही मुझे बता रहा है इस नियम के बारे में कि इस नियम की शुद्धता क्या है, कैसे है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, तो यानी पहला पॉइंट था प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं, परंतु दूसरी पीढ़ी की संतानों में इन विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। क्लियर है। प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने के बावजूद भी गुणों का आपस में मिश्रण नहीं होता है। युग्मक निर्माण के समय ये गुण पृथक हो जाते हैं और युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। ठीक है, क्लियर है ना। सिंपल सी लैंग्वेज है, बस आपको कुछ नहीं, एक संकरण के बारे में यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में एकदम ध्यान कीजिए और उसी के अनुसार इसके पॉइंट लिखे गए हैं, उसी के अनुसार आप पॉइंट लिखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह बहुत ही मेन है, इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर में पूछा भी जा चुका है 3 नंबर में कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एडजॉर्नमेंट, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण ही वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ये जो लाइन लिखी आपको समझ में ना आया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखा है कि कैसे हो। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इन डाइहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकरण, जो मैंने इसको लिख के लाई हूँ फ्लो चार्ट के जैसे, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ये लाइनें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे जब हमने द्विसंकरण करवाया था राउंड येलो सीड और रिंकल येलो सीड के बीच में, तो हमको रेशियो क्या मिला है। ठीक है, हमको F2 रेशियो में फिनोटाइप रेशियो मिला 9:3:3:1। याद है तो भूल गए हो? मेरे हिसाब से याद होगा, भूलने की इतना यानी टफ नहीं कि तुम भूल जाओ। ठीक है, तो क्या हमने जब द्विसंकरण करवाया था तो मैंने देखा कि जो फिनोटाइप रेशियो है F2 जनरेशन में वह 9:3:3:1 है। तो ये कैसे आ रहा है, यानी इसमें एक संकरण क्रॉस के हिसाब से ही आ रहा होगा। तो हम देखते हैं इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकरण, तो मैंने राउंड येलो लिया और रिंकल ग्रीन लिया। ठीक है, रिंकल सीड, राउंड सीड, रिंकल सीड। पहले हमने द्विसंकरण में 2 चीज़ ली थी, राउंड येलो सीड और रिंकल ग्रीन सीड। अब मोनोहाइब्रिड है तो यानी एक चीज़ लेनी है, जब एक चीज़ लेनी है तो हम राउंड सीड लेंगे और रिंकल सीड। तो जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे इनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा के, तो फिनोटाइप रेशियो आएगा 3:1। ठीक है, वैसे ही हम अगला लेंगे येलो सीड और ग्रीन सीड, और जब हम इनका फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे और F2 जनरेशन में देखेंगे तो 3:1 इनका भी आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, गुणा करवाएंगे तो देखेंगे कि 3 × 3 कितना होगा 9, यानी R और Y, तो 9RY फिर 3R1G, तो 3RG फिर 1W 3Y, यानी 3WY फिर 1W 1G, यानी 1WG। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कैसे किया है मैंने, इसके साथ, इसके साथ, इसके। ठीक है, तो वही क्या आया है, हमने देखा कि 9:3:3:1 आया है, जैसा कि हमने द्विसंकरण क्रॉस में F2 जनरेशन में देखा था कि 9:3:3:1। ठीक उसी तरह अगर हम इसे अलग अलग भी करेंगे, एक साथ ना करके हम अलग अलग भी करेंगे, तो हमारा जो मेन रिजल्ट है, मेन कंक्लूजन है, वो कितना आएगा 9:3:3:1, यानी एकदम सेम आएगा, चाहे आप साथ में लेके कर लो चाहे अलग अलग लेके कर लो। ठीक है, सिंपल है ना। अब मेरे हिसाब से जैसे मैंने बताया है तो आपको ये डिफिनीशन समझ में आ गई होगी कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात ये लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, यही दिया है आपको, ये ऐसे ही बिल्कुल डिफिनीशन लिखनी होगी। डिफिनीशन लिखने के बाद ये पूरा जो है, जो मैंने लिखा है अलग से क्रॉस करके दिखाया, आपको इतना कंप्लीट करना होगा। ठीक है, क्लियर है ना। आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है मेंडल के लॉ। कितने हैं, 3 लॉ हैं। कितने हैं, 3 लॉ हैं।
कौन कौन से? पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 पॉइंट पढ़े हैं कि जो यूनिट है तो क्या है, यूनिट को हम फैक्टर बोलते हैं। दूसरे हमने कहा कि जो फैक्टर यानी जो कारक है वो पेयर में है। तीसरे में कहा अगर असमान स्थिति में है तो एक जो है प्रभावी होगा, दूसरा अप्रभावी होगा, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, यानी पृथक्करण के बारे में। किसके बारे में? पृथक्करण के बारे में। उसमें मैंने बताया था कि हूबहू किसके कंक्लूजन के बेसिस पे है? हाइब्रिड क्रॉस की बेसिस पे है, ठीक है। क्लियर है। तीसरा हमने पढ़ा जो कि बहुत मेन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट, ठीक है, ठीक है। इसमें हमने जो है पढ़ा कि कैसे जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपस में कोरिलेट करते हैं। पार्ट 4 की आएगी जो कि कोडोमिनेंस में रहेगी और मल्टीपल एलिलिज्म में रहेगी, ठीक है। तो आप उसको देखना ना भूल लें। उसमें हम ABO ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।